जय हिंद साथियों, मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। एक दफ़ा साथियों फिर बात होगी आपसे। तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। आप सब लोग कोरोना क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन में बंद रहे और तरह तरह की परेशानियों से दो चार रहे। तो ये एक लंबी बात है, हर घर की अपनी कहानी है, हर इंसान की अपनी मजबूरियां हैं, वो वही जानता है। तो इसमें ये बात आज करना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बात को जोड़ के देखना सारी सिचुएशन के साथ जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा किस तरह से साथियों। ये जनवरी एंड में, तकरीबन जनवरी एंड 2020 में कोरोना क्राइसिस की इंफॉर्मेशन दुनिया में आ चुकी थी। किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस में जाके वो वहाँ पे एक डुगडुगी बजाई प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर। बहुत बड़ा जमगठा वहाँ बनाया गया, वहाँ ये कहा गया सब चंगा है, आपने देखा होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाया गया अहमदाबाद में फरवरी में बुला के वहाँ 1.5 लाख आदमी का जमगठा इकट्ठा किया गया और वहाँ नमस्ते ट्रंप का इवेंट करवाया गया। वहाँ 5,000 अमेरिकन सिक्योरिटी पर्सनल्स भी आए। अब जब ये वायरस फैलती है तो वायरस कहते हैं अमेरिका में फैल चुकी थी पहले। अब ये भगवान जानता है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जब ये परेशानी आती है तब उसका हर पहलू देखा जाता है। तो वो इवेंट भी करवाया गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री की तसल्ली नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बीजेपी के घटिया एजेंडे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में खेल खेला। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को टॉपल करवाना था, फिर उसमें अपना टाइम लगाया। ये सारी डिले जानबूझ की देरी करी गई, ये जानते हुए कि अंदर ये वायरस का असर हमारे भारत में क्या क्या गोल खिला सकता है। बाहर की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे कोई पाबंदी नहीं टाइमली लगाई गई। बाहर के ट्रैवलिंग जो मैनेजमेंट था उस पर कोई नज़र क्यों नहीं रखी गई, उसके एयरपोर्ट्स पे टेस्टिंग नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ों को दरगुजर करके ये सारे खेल खेले गए। उसके बाद यकायक 22 मार्च को तो हमारे प्रधानमंत्री जो बड़े अक्सर 8 बजे का टाइम इन्होंने रखा होता है, वो आके प्रकट होते हैं। वो यकायक कहते हैं ये 1 दिन का कर्फ्यू होगा। 1 दिन का कर्फ्यू हो गया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना था, लोन लेना था। अब किसी को, देशवासियों को ये पता नहीं था कि हमारे भारत की अंदर की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसको लॉकडाउन लगाने के लिए भी वर्ल्ड बैंक का एक अच्छा खासा लोन लेना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने वो लोन दिया कंडीशंस के हिसाब से। वो कंडीशन ये थी कि 2 महीने का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर 2 महीने सोशल डिस्टेंसिंग लागू करना पड़ेगी। तो साथियों किस तरीके से वो 15 दिन का लॉकडाउन कहानियाँ सुना के आज यहाँ तक पहुँचाया गया लॉकडाउन 4 के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो थी इस लॉकडाउन के दौरान, अभी 5-7 दिन पहले किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने फिर 8 बजे आके, जो रूटीन में उनका 8 बजे का टाइम होता है, फिर आके उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक इकनॉमिकल पैकेज के नाम से बहुत बड़ा शगुफ़ा छोड़ा। वो शगुफ़ा छोड़ने में तो बड़े माहिर हो चुके हैं। वो आपने देखा पीछे बिहार की इलेक्शन में वो क्या क्या वहाँ तमाशे करे इन्होंने। वहाँ बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स में 60 लाख करोड़ का ये पैकेज अनाउंस करूं कि ना करूं, 80 लाख करोड़ का करूं ना करूं, 1 करोड़ का करूं ना करूं, इस तरह के तमाशे किए गए। अब वो तमाशे वहाँ कितने रंग लाए वो तो बिहार के लोग जानते हैं, आपके सामने भी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन कुल मिला के भारत के लोगों को ये वहम था, जो इनका गोदी मीडिया था वो इतना बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताता रहा कि भारत के सब लोगों को ये लगा कि भारत की हालत अंदर से
ठीक ठाक है, किसी मुश्किल वक्त में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जहाँ एक तरफ हम सब ने ये तकलीफ़ें देखी लॉकडाउन की, इस क्राइसिस की, कोरोना वायरस की वजह से, दूसरी तरफ साथियों एक कहते हैं तकलीफ़ के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी भगवान करता है। वो एक अंदर की कड़वी सच्चाई हमारे देश की, हमारी भाजपा के, हमारी मोदी सरकार के साथ जुड़ी हुई अंदर की कड़वी सच्चाइयाँ, हमारे भारत की अंदर की कड़वी सच्चाई खोल के बाहर आई है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। उसमें साथियों क्या है कि आज ये देख के हैरानी होती है कि इतने बड़े मोदी साहब ने अपना 20 लाख का शगुफा छोड़ के साइड पे हुए, फिर अगले 5 दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से एपिसोड में वो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टोरीज़, वो उलझनों वाली एक लंबी कहानियाँ सुना के देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की। अब बहुत सी कहानियाँ सुनने के बाद आप देखें जो हमारी जो गरीब सेक्शन है, हमारे मज़दूरों की क्या हालत हुई, उनके हिस्से उनको क्या मिला, हमारी ये जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, हमारे जो ये गरीब वर्कर हैं, फीमेल वर्कर हैं, किसी के हाथ में साथियों 1 रुपया तक नहीं आया। अब रही मिडिल क्लास की बात, मिडिल क्लास एक ऐसा तबका होता है हमारी सोसाइटी का जो बड़ा मजबूर होता है लेकिन हाथ नहीं फैला सकता, शोर नहीं बजा सकता। उसकी हालत क्या है वो आप सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वो भी बुरी तरह से परेशान है। वो भी ये सोचता था कि हमारा देश, हमारी देश की सरकार इस मुश्किल वक्त में हमें कोई फाइनेंशियल राहत देगी, कम से कम हमारी किचन का खर्चा देगी, 2 महीने उसका किचन का खर्चा मिलेगा, वो आराम से अंदर बैठेगा, इस वायरस से बचने की कोशिश करेगा। तो साथियों क्या खोल के सामने आया वो आप सबके सामने है। अब ऐसे में मैं आपसे शेयर करूंगा, अब मैंने सुना एक पाकिस्तान बेस्ड एक स्कॉलर हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तान के हालात के मद्देनज़र एक बात सुनाई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि आपने इस्लामिक प्रीचिंग के हवाले से बताई कि कहा कि हमारे इस्लामिक प्रीचिंग में ये बताया गया है कि जब कहीं ऐसी हालत बन जाए कि जो बहुत ज़्यादा दौलत जो है किसी मुल्क की, किसी समाज की चंद हाथों में आ जाए, कुछ हाथों में आ जाए, तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए जो बाकी के लोग हैं वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं। तो साथियों अब उस बात को हम अपने भारत के साथ जोड़ के देखें तो बिल्कुल ये पोजीशन, ये सच्चाई यहाँ भी खुल के जुड़ती है और सच साबित होती है। किस तरीके से हमारे अंदर की हालत आपको पता है, आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग भूल जाते हैं। आप हमारे देश के जो गोदी मीडिया तो किसी को बताने से रहा, ये झूठ की सरकार चलाने वाले नकली राष्ट्रवादी, इनका तो जो बद्दा चेहरा है वो खुल के सामने आ चुका है। तो लोगों को नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हमारा जो यूथ है वो भी इनके ट्रैप में फंस चुका है। तो साथियों ऐसे में भगवान की कृपा से आज भी हमारे देश में बड़े अच्छे वॉरियर, बड़े अच्छे बहादुर जर्नलिस्ट हैं जो अपनी बहुत सी चीज़ों का दाव पे रख के, अपनी सिक्योरिटी को दाव पे रख के, अपने बहुत से माली फ़ायदे दाव पे रख के देशवासियों को एक अच्छी सच्चाई वाली इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। उनमें जैसे रवीश कुमार हैं NDTV में, प्रसून वाजपेयी जी हैं, अभिसार शर्मा हैं, विनोद दुआ हैं और आशुतोष जी हैं। उनके चैनल में सत्यहिंदी.com में उनके 2-3 साथी हैं। ये सारे लोग जो हैं लगातार सोशल मीडिया के थ्रू अंदर की सच्चाई बराबर बताते हैं। और आप लोग कितना सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे हैं, मेहरबानी करके इनको सुनिए। इस सोशल मीडिया में सब कुछ मौजूद है। ये अंदर की सच्चाई को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। उसमें ये बात खुल के सामने आ जाती है कि हमारे देश का जो 74% वेल्थ है साथियों, वो 1% लोगों के पास है। वो 1% लोग कौन हैं? वो हमारी
इस नकली राष्ट्रवादी सरकार चलाने वालों के दोस्त हैं। वही जो गिने चुने लोग हैं, कुछ लोग तो इनको माल साफ़ करके बैंकों का माल लेके भागे, जो बाकी के साथी हैं वो यहाँ विराजमान हैं, उनका कोई नाम और निशान नहीं है इस क्राइसिस के दौर पे। वो कहीं गुम हो गए हैं। क्यों? वो इनके साथी हैं, वो इनके पर्दे के पीछे सारा खेल इनके साथ मिलकर खेलते हैं। वो 1% वो लोग हैं जिनके पास 74% इंडिया की वेल्थ आ चुकी है। अब ऐसे में बाकी के बचे 26% जो वेल्थ है वो कितनों के हिस्से में आई? 99% लोगों के पास। अब जब 99% के हिस्से में 26% होगी, उसमें हर भारतवासी की क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी, वो आपके सामने है। हमारा एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारी हेल्थ केयर का जनाजा निकल चुका है, हमारी जो सोशल सिक्योरिटी के नाम से बुरी तरह से तबाही हो चुकी है, हमारा गरीब वर्ग सड़कों पे धक्के खा रहा है, हमारे जो इनके चहेते थे, जो अमीर लोग थे या इनके रिश्तेदार थे, उनको तो एयरलिफ्ट करवा के लाया गया, उनको बसें भेज के कोटा से मंगवाया गया, दाएं बाएं से मंगवाया गया, लेकिन गरीब आदमी की किसी ने सुध नहीं ली, किसी मिडिल क्लास वाले की किसी ने सुध नहीं ली। जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए उनकी हालत क्या है, आए दिन आप जम्मू में भी देख रहे हैं, और जम्मू के आसपास भी बड़ा तामझाम दिखाया जा रहा है हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे डिविजनल कमिश्नर और ये दूसरे जो नोडल अफसर बनाए हुए हैं, सेक्रेटरी कमिश्नर रैंक के लोग, उन लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। वो ट्रैवलिंग मैनेजमेंट के नाम पे जो नोटिफाई किए गए हैं मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर अटेंड करने को कोई तैयार नहीं है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस कोई रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस किसी हद तक थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हाच पाचनेस अंदर से खुल के सामने आई है। और ये जो हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो IAS, KS या दूसरे लोग चला रहे हैं। अब देखें, इनकी जो काबिलियत है, इनकी वर्किंग का जो बांडा है वो भी पूरी तरह से फूट चुका है। ये लोग कितने एफिशिएंट हैं, इनका काम कितना एफिशिएंट है, वो आप सबके सामने आ चुका है। आज इस मुसीबत के दौर में इनका हर जगह इनका तकरीबन फेलियर खोल के सामने आया है। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, पुलिस में भी हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग उनके जो कमांडर बनेंगे वो अनपढ़ पॉलिटिकल क्लास बनेगी, जैसा कि हमारे देश में हम लोगों ने ये बढ़ाया है। हमारे भारत के लोगों ने अनपढ़ और क्रिमिनल लोगों को, गंदे लोगों, करप्ट लोगों को हमने सत्ता पर बैठा दिया, और वो इनके मालिक बन बैठे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर उन राज करने के लिए उन लोगों को हमने बैठा दिया। अब पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अगर अनपढ़ आदमी रूल करेगा तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी वो आपके सामने है। अब साथियों, ऐसे में ये सारी सिचुएशन देखें एक तरफ। अब एक दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये चीज़ें समझने की इसलिए ज़रूरत है कि हमारा देश कहाँ खड़ा है, हमारे देश को रूल कौन कर रहा है, हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, ये सारे पहलू देखने की ज़रूरत है। अब साथियों, एक बात और सुन लीजिए। अभी क्या जिस नमस्ते ट्रंप का इवेंट कराएगा, जिसमें सब चंगा है कि डुगडुगी बजाएगी, वहाँ से US प्रेसिडेंट ट्रंप, वो भी उनकी सोच, उनके एक्शन भी तकरीबन हमारे प्रधानमंत्री की तरह ही हैं। वो भी हल्ला गोला करने में बड़े माहिर दिखते हैं। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले वहाँ से ऐलान किया कि मैं 200 वेंटिलेटर अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को भेज रहा हूँ। ठीक है, बड़ी लोगों ने यहाँ सुना, कहा जी ठीक है, प्रधानमंत्री के दोस्त ने 200 वेंटिलेटर दिए। अब साथियों, आप हैरान हो जाएंगे, वो 200 वेंटिलेटर का वो कंसाइनमेंट भी भेजी गई, साथ में $2.6 मिलियन का बिल भी पकड़ा दिया गया। अब ये गिफ्ट जो होता है, दोस्तों का गिफ्ट इस तरह से आता है। अब एक और चौंकाने वाली बात इसके साथ आपको मैं बताऊं, वो यहाँ का गोदी मीडिया ये लोग नहीं बताएंगे। वो ये है साथियों, मैं आपके नोटिस में लाऊं, वो पता चला है कि वो जो 200 वेंटिलेटर की कंसाइनमेंट दी गई है वो सारे सेकंड हैंड वेंटिलेटर दिए गए हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री के दोस्तों का गिफ्टों
तोहफ़ों का आदान प्रदान, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब देखें ऐसी हालत में ये अंदर की हालत ये है, हमारे हालत देश की हालत जो मैंने आपसे शेयर की। दूसरी तरफ साथियों, हमारे देश की जो आसपास की बाहर की स्थिति है वो भी कोई चिंताजनक बनी हुई है। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल जो है वो भी पूरी तरह से चीन के इन्फ्लुएंस में जा चुका है और हमारे लिए एक डे बाय डे एक नई नई सिचुएशन पैदा कर रहा है। हमारा दूसरा पड़ोसी देश जो हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, वो भी तकरीबन पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में जा चुके हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के साथ बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है। अब हाल ही में चाइना का जो एग्रेशन आपने भी सुना होगा, जो सिक्किम में और लद्दाख में आए दिन आज भी मैं गूगल पे देख रहा था, आज भी कुछ वहाँ की जो न्यूज़ अच्छी नहीं है। तो बाहर की सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है, अंदर की जो कड़वी सच्चाई इस तरह से बाहर आ रही है। ऐसे में क्या भारत के लोगों को सबक नहीं सीखना है? ऐसे में भारत के लोगों को नहीं जागना है? ऐसे में भारत के लोगों को नए तरीके से लामबंद नहीं होना है? ऐसे में भारत के लोगों को अच्छे लोगों को चुन के सरकार सत्ता पे नहीं बैठाना है? ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना है? और अच्छे काबिल लोगों की इज़्ज़त, अच्छे लोगों की इज़्ज़त नहीं करनी है? एक ऐसा माहौल साथियों खड़ा करना पड़ेगा जिसमें काबिल और ईमानदार लोगों की हर जगह हमने उस प्लांटेशन उनको प्लांट करने का जो एक फेस मैनर में एक जल्दी से सोच बना के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे लोग आएँ, काबिल लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, हमारे पॉलिटिकल रूलर भी अच्छे हों, हमारी सोसाइटी में भी हम लोग भी अच्छे हों, हम भी अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें ताकि हम इस आने वाले जो अंदर के और बाहर के ख़तरों से अपने आप को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।